हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। दोस्तों, आज अपन फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें अपन वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल कवर ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ द क्रॉप्स, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ड्यूटी ऑफ द कैनाल सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग द duty of water, Indian crop season and some important definition के अंदर लाइक plough irrigation, core period, crop period and cash crop rotation, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर उम्मीद में। दोस्तों, ये इरिगेशन इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ अपन लेके आए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, तो दोस्तों सभी दोस्तों को आप लाइक करना है, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट वी स्टार्ट वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो दोस्तों, किसी भी क्रॉप को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे अपन इरिगेशन कहते हैं। वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि अपना जो रेनफॉल होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, जहाँ पर अगर मेरा वो रीजन जहाँ पे कि मुझे वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और विदाउट एनी इरीगेशन अगर मेरा क्रॉप है जो ग्रो करने लग जाए, तो जो ग्रो करता है तो विदाउट एनी इरीगेशन, अगर मेरा विदाउट इरीगेशन के अगर मैंने क्या किया है, विदाउट इरीगेशन अगर मैंने क्रॉप का प्रोडक्शन किया है तो उसे सेमी एरिड रीजन में रखा जाता है। और अगर दोस्तों मैंने इरीगेशन किया है, इरीगेशन इज़ मस्ट फॉर एग्रीकल्चर, इज़ कॉल्ड द एरिड रीजन। तो दोस्तों, ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप हुआ, जिसके अंदर हम अपने डिस्कस किया कि अपन को वाटर की क्वांटिटी सप्लाई करनी पड़ती है, इरिगेशन करना ही पड़ता है किसी भी फसल के लिए, अगर अपना रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा कि ट्रॉपिकल कंट्री इंडिया में रेनफॉल यूनिफॉर्म नहीं होता है दोस्तों, ऐसे ही अगर अपन इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं तो इसमें है कि इट मीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड द वे इन दैट क्रॉप रिक्वायर वाटर फ्रॉम द सोन टाइम टू द हार्वेस्टेड। मतलब कि दोस्तों, अपन ने जिस टाइम पे फसल को बोया था, खेतों में सोन किया था और उसको हार्वेस्टिंग टाइम तक जितने वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, वो सभी क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, किस फसल के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होता है, कितनी डेप्थ तक रिक्वायरमेंट होता है, एंड कौन सा वे है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा मेथड है जिसके थ्रू अपन इरीगेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेट वी टॉक फर्दर क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, इसको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड के लिए अगर दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोया, फसल को सोन किया, उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद में मेरे को क्या करना पड़ता है दोस्तों, फर्स्ट वाटरिंग करनी पड़ती है। फर्स्ट वाटरिंग के बाद में सेकंड वाटरिंग, थर्ड वाटरिंग, फोर्थ वाटरिंग एंड उसके बाद में लास्ट वाटरिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हार्वेस्टिंग कर लेता है, फसल अपनी तैयार हो जाती है, खेतों में पक जाती है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से सोन के टाइम से लेकर के, जिस टाइम मैंने फसल को सोन किया उसके टाइम से लेकर के हार्वेस्टिंग, जब से बोया था और जब से मैं फसल को काटूंगा उस टाइम तक जो पीरियड रहता है उसको क्रॉप पीरियड के नाम से जानते हैं। एंड दोस्तों, मैं फर्स्ट वाटरिंग देता हूँ, मैं फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग तक का जो समय होता है उसको बेस पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड अलग अलग है या एक ही है। दोस्तों, ये है तो अलग अलग, लेकिन मतलब इनको एक ही लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगभग एक ही मान लिया जाता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें। तो इसलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ द क्रॉप। तो दोस्तों, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ड्यूटी क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ
किसी भी क्रॉप के लिए अपनी फुल ग्रोथ करने के लिए जितने वाटर की क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है, वो अपना क्या कहलाता है, ड्यूटी कहलाता है, जिसका यूनिट में अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो हेक्टेयर मीटर या मिलियन क्यूबिक मीटर में अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं डेल्टा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों डेल्टा क्या हो जाता है, डेल्टा ऑफ द क्रॉप मे बी डिफाइंड एज द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाटरिंग की है दोस्तों, और उसके फर्स्ट वाटरिंग के बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वाटरिंग, इन पूरे वेस्ट पीरियड के दौरान मेरे को जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, जितने डेप्थ ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, या क्रॉप पीरियड के दौरान जितनी भी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायर्ड वाटर क्या की डेप्थ होती है, वो क्या कहलाती है, डेल्टा कहलाती है। तो दोस्तों डेल्टा ऑफ क्रॉप में भी डिफाइन एज द टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड बाई ए क्रॉप टू कम टू मैच्योरिटी। तो दोस्तों डेल्टा क्या है कि पूरी मैच्योरिटी यानी पक करके फसल अपनी तैयार हो जाती है, उस टाइम तक जितनी भी डेप्थ की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, डेल्टा कहलाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ वाटर। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ द वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यूटी एंड डेल्टा के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि वाटर का इट मे बी डिफाइंड एज द एरिया दैट इरिगेटेड बाई द सप्लाइंग 1 क्यूबिक डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड ऑफ एंटायर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो अगर मैं ड्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि ड्यूटी वाटर की ड्यूटी क्या कहलाती है, ड्यूटी क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर। तो ये क्या है कि अगर मैंने किसी भी फील्ड में, जैसे कि मेरा ये खेत है, इस खेत में मैंने 1 क्यूमिक्स जो एक वॉल्यूम है अपना डिस्चार्ज दिया, उससे कितना एरिया इरीगेट हो रहा है, तो यानी कि इट मे बी डिफाइंड एज द एरिया दैट इरीगेटेड बाय द सप्लाइंग 1 क्यूबिक डिस्चार्ज थ्रू आउट द बेस पीरियड। ठीक है दोस्तों, जनरली रिप्रेजेंटेड एज द डी। तो इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, इसको अपन को याद रखना है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों डेल्टा। डेल्टा क्या चीज़ है दोस्तों, डेल्टा क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप फॉर इट्स एंटायर बेस पीरियड फॉर कम्प्लीटली ग्रोथ। तो दोस्तों डेल्टा क्या चीज़ है कि किसी भी फसल के लिए टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर का रिक्वायरमेंट, ये जो उसके बेस पीरियड में रिक्वायरमेंट होता है और उसकी कम्प्लीटली ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, डेल्टा। यानी कि कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है उस फसल के लिए कम्प्लीटली ग्रोथ के लिए फॉर एंटायर बेस पीरियड के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी या रोटेशन पीरियड ऑफ इरिगेशन। तो फ्रीक्वेंसी और इरिगेशन, रोटेशन ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सच कंसेक्यूटिव वाटर इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन। जैसे कि दोस्तों ये मेरा बेस पीरियड था, स्टार्टिंग से लेकर के फाइनल तक। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाटरिंग की, उसके बाद सेकंड वाटरिंग की। इन दोनों फर्स्ट वाटरिंग और सेकंड वाटरिंग के बीच में जो मेरा टाइम आता है, टाइम इंटरवल आता जाता है, जैसे कि सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आएगा, तो मेरा क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी कहलाता है, या फिर रोटेशन पीरियड ऑफ इरिगेशन कहलाता है। अब दोस्तों अपन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, जिस पे यूपीएससी, गेट, पीएसयू एंड एसएससी एंड ऑल स्टेट कंपटीशन गवर्नमेंट एग्जाम में सभी में क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन 90% केस में आता ही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। तो दोस्तों इसमें अपन को डेफिनेशन को याद रखना है कि ड्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, डेल्टा की डेफिनेशन क्या थी। एज पर डेफिनेशन वी विल कवर द रिलेशन बिटवीन द ड्यूटी एंड डेल्टा। तो दोस्तों इफ़ 1 क्यूबिक वाटर अप्लाई टू द क्रॉप फॉर बी डेज, अगर मैंने 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड का जो डिस्चार्ज था वो मैंने कितने दिन के लिए, बी डेज के लिए किसी फील्ड में सप्लाई किया, तो मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा। तो क्या होगा, ये तो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो ये 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज हो गया। बी डेज था, एक डे में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड से सेकंड क्रॉस आउट हो जाएगा। उसके बाद में जो मेरा वॉल्यूम निकल के आएगा वो 86,400 यानी कि 86,400 क्यूबिक्स निकल के आएगा। वाई डेफिनेशन डी डेल्टा 1 क्यूबिक्स अप्लाइड फॉर बी डेज फॉर इरीगेट डी हेक्टेयर ऑफ लैंड।
तो जब अगर दोस्तों अपने पास में वॉल्यूम का पता चल गया और कितने हेक्टेयर एरिया को अपन इरीगेट कर रहे हैं 1 क्यूबिक डिस्चार्ज से, डी हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरीगेट कर रहे हैं, तो अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेप्थ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई द एरिया। तो दोस्तों 86,400 डिवाइडेड बाई 10⁴ डी इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्सेशन के टाइम पे काम आती है कि 1 हेक्टेयर में कितना स्क्वायर मीटर होता है, 10⁴ स्क्वायर मीटर होता है। दोस्तों आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बार बार आपको वीडियो को रिवाइज करके देखना है कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो दोस्तों ये निकल के आता है 8.64 बी अपॉन डी। तो यहाँ पे ये डी क्या है दोस्तों, कितना एरिया इरीगेट किया है अपना, एंड डेल्टा क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर। तो दोस्तों ये टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद में डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी से अपना ये फॉर्मूला निकल के आता है। बी इन डेज में रखते हैं, डी हेक्टेयर पर क्यूमिक्स में रखते हैं। तो टोटल डेप्थ है अपनी जो दोस्तों, टोटल डेप्थ है वो 8.64 बी अपॉन डी सेंटीमीटर में, एंड 8.64 बी अपॉन डी इन मीटर में कैलकुलेट होके आ जाती है। तो दोस्तों ऐसे करके, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया था कि 1 क्यूबिक डिस्चार्ज है वो कितने हेक्टेयर, कितने एरिया को इरीगेट कर रहा है, वो क्या कहलाया, डी कहलाया। और डी की यूनिट क्या हुई, हेक्टेयर पर क्यूमिक्स, एंड बी की डेज में रखते हैं। अगर मीटर में अपन को आंसर चाहिए तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। दोस्तों इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस ऑफ द कैनाल सिस्टम। दोस्तों ये इसको अपन को बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है कि एक मेरा कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम क्या है दोस्तों, कि मेरा एक रिवर है, कोई भी रिवर है, उससे वाटर फ्लो हो रहा है, और उससे कोई भी मेरी कैनाल है जो इरिगेशन पर्पज़ के लिए अपन ने कंस्ट्रक्ट की हुई है, और उसका मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर्स है। तो उनमें जो ड्यूटी है वाटर की वो कैसे कैसे चेंज होती है। तो दोस्तों अपन सिंपली एक डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, कि जैसे कि ये मेन कैनाल है, इस पे यहाँ ने क्या किया है, बैरेज या वियर का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे कि वाटर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव करेगा, और ठहराव करने के बाद में अपना रिवर में, कैनाल में एंटर कर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर और लगाया जाता है। सिल्ट एक्सक्लूडर लगाने से क्या होता है, अपना सिल्ट है रिवर से वो कैनाल में नहीं जाता है और डिपोजिशन नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे अपन एल्यूवियल थ्योरी, लेसी एंड कैनेडी करके, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपना कैनाल हेड रेगुलेटर है, इससे पहले क्या किया जाता है, इस जगह पे सिल्ट एक्सक्लूडर लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिल्ट एक्सक्लूडर लगा देते हैं, जिससे कि सिल्ट को एक्सक्लूड कर देता है। अब दोस्तों अपन एक चीज़ का डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से कोई भी डिस्चार्ज, ये रिवर से कोई भी डिस्चार्ज अपनी मेन कैनाल में आया, मेन कैनाल में आएगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ सीपेज लॉसेज होगा, कुछ इवोपरेशन होगा, एंड उसके बाद में ब्रांच कैनाल में जाएगा, यहाँ पे भी कुछ सीपेज लॉस होगा, एंड यहाँ पे भी एवोरेशन होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी में जाएगा तो फिर सीपेज लॉसेज होगा, मतलब एनी टाइप ऑफ द लॉसेज विल टेक प्लेस। तो दोस्तों माइनर में जाएगा तो फील्ड तक पहुँचते पहुँचते, जैसे कि मेरा दोस्तों मैं अगर डिस्कस करूँ कि अगर मैंने क्या किया, मेन कैनाल से 100 क्यूबिक्स वाटर का सप्लाई किया, और वो धीरे धीरे, जैसे कि मेन कैनाल में 10 क्यूबिक्स लॉस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरी या ब्रांच कैनाल में 10-10 फिर का हो गया, तो फिर फील्ड में कितना पहुंचेगा, 50 या 40 क्यूबिक्स मीटर पर सेकंड में अपना डिस्चार्ज पहुंचेगा। तो दोस्तों अपना क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है अपना, हेक्टेयर पर क्यूबिक्स, यानी कि 1 क्यूबिक डिस्चार्ज कितने एरिया को इरीगेट करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक सिंपली डिस्कस करता हूँ कि हेक्टेयर पर क्यूबिक्स। तो दोस्तों अगर मेरी डिस्चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मेरी ड्यूटी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों मैं रिवर से, जैसे कैनाल है, मेन कैनाल में जैसे वाटर आता है, तो वहाँ पर डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सप्लाई, अपन का जो सप्लाई डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उसके बाद में क्या होता है, लॉसेज होते जाते हैं, तो ये डिस्चार्ज है, जो सप्लाई डिस्चार्ज है, उसकी वैल्यू क्या होती जाती है दोस्तों, कम होती जाती है। और ये डिस्चार्ज की वैल्यू कम होती जाती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इसके रिजल्ट में क्या निकलता है अपन को, कि ड्यूटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन फील्ड की तरफ बढ़ते हैं तो अपनी ड्यूटी
बढ़ती जाती है, वाटर की ड्यूटी बढ़ती जाती है, तो सबसे ज़्यादा ड्यूटी होती है वो कहाँ पे होती है? फील्ड में होती है। दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे एक आउटलेट होता है। खेत है, अपना खेत आने से पहले एक आउटलेट होता है। इस आउटलेट पॉइंट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इसके आगे इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं रहता। यहाँ पे आउटलेट बना देते हैं। आउटलेट से आगे किसान अपने किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी टेक्निक के थ्रू वाटर सप्लाई करता है फील्ड में। तो ड्यूटी इंक्रीज फ्रॉम कैनाल हेल टू फील्ड, द इरीगेटेड एरिया विच सप्लाइड वाटर इंक्रीज एरिया by supplied water increases by the 1 cubic at head of the main canal, no losses। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जो अपना कैनाल हेड था यहाँ पे कोई भी लॉसेज नहीं था, और इधर जाते जाते क्या होता है? लॉसेज होता जाता है, जिससे कि अपनी डिस्चार्ज की वैल्यू जो सप्लाई डिस्चार्ज है वो फील्ड तक पहुँचते पहुँचते उसकी वैल्यू कम होती जाती है। और जो अपनी ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है अपना दोस्तों? हेक्टेयर पर क्यूमिक्स। तो अगर यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू है मेरी कम होती जाती है, तो मेरी ड्यूटी की वैल्यू क्या करती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो भी लॉसेज होता है वो मेजरली इवोपरेशन और सीपेज के थ्रू होता है, और इन्हें अपन ट्रांजिट लॉस के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिट लॉस या ट्रांजिशन लॉस के नाम से जानते हैं, जो आगे एफिशिएंसी में अपन इसको डिटेल से देखेंगे दोस्तों कि ट्रांजिट लॉस या ट्रांजिट लॉस क्या होते हैं। तो ये क्या है? ट्रांजिट लॉस के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन फ्लो ड्यूटी एंड क्वांटिटी ड्यूटी। दोस्तों ये दो टर्म आती है, फ्लो ड्यूटी एंड क्वांटिटी ड्यूटी। तो अपन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अपन ने राइस की फसल की, शुगर केन की फसल की, कभी कभी क्या होता है कि अपना जैसे कि व्हीट की फसल की है, तो व्हीट में क्या करता है? पानी फ्लो करता जाता है एंड कुछ डेप्थ तक अपना परकोलेशन होता जाता है। लेकिन राइस और ये इनमें क्या होता है दोस्तों? पॉन्ड की तरह पानी पॉन्डिंग होता है और पॉन्ड की तरह पानी भरा रहता है। तो इनकी जो ड्यूटी को मेजरमेंट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है? क्वांटिटी ड्यूटी के हिसाब से। और जो अपने गेहूँ वगैरह है उनमें जो खेती की जाती है उसको फ्लो ड्यूटी, यानी फ्लो वाटर हो रहा है तो उस जगह फ्लो ड्यूटी के मेजरमेंट किया जाता है। ये मेथड है वो डायरेक्ट इरीगेशन में यूज़ किया जाता है, और ये टर्म है जो स्टोरेज इरीगेशन में यूज़ की जाती है। इसकी यूनिट है हेक्टेयर क्यूबिक्स होती है, और इसकी हेक्टेयर मिलियंस में होती है। फ्लो ड्यूटी को ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं, जबकि क्वांटिटी ड्यूटी होती है उसको अपन स्टोरेज ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टर्म थी दोस्तों, कभी कभी आ जाती है कि फ्लो ड्यूटी क्वांटिटी ड्यूटी में क्या डिफरेंस है, या फिर मतलब एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। तो दोनों सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। एक स्टोरेज वाटर के लिए होती है, दूसरी फ्लोइंग वाटर या डायरेक्ट इरीगेशन के लिए यूज़ में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फैक्टर विच अफेक्ट द ड्यूटी ऑफ द इरीगेशन वाटर। कौन कौन से फैक्टर है जो अपने इरीगेशन वाटर में अफेक्ट करते हैं? तो दोस्तों उनको अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अगर मेरा दोस्तों इरीगेशन वाटर में कौन कौन से फैक्टर है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ क्रॉप। अगर दोस्तों मैंने जैसे कि मैं अगर राइस का फसल है, मेरे पास में राइस का फसल है मेरे खेत में, तो मेरे को क्या होगा? जो इरिगेशन वाटर का रिक्वायरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द बाजरा। बाजरा ऐसी फसल है जिसके लिए बहुत ही कम वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये इसलिए अपना ड्यूटी होती है जो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो दोस्तों पानी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी कम एरिया को इरीगेट कर पाएगा, तो इसलिए इसकी ड्यूटी क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए ये टाइप ऑफ क्रॉप पे भी अपना ड्यूटी है जो अफेक्ट होती है। दूसरा है क्लाइमेट एंड सीजन। तो दोस्तों मेनली क्या होता है कि रेनी सीजन है या हॉट सीजन है, अब कौन सा सीजन है उस पर भी डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेट है। तो क्योंकि वहाँ पे एवोपरेशन मेन फैक्टर होता है। अगर मेरा हॉट सीजन है या हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ पे क्या होता है? एवोपरेशन लॉसेस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। यूजफुल रेनफॉल। अगर दोस्तों मेरा इरिगेशन पीरियड के दौरान ही रेनफॉल हो रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन वाटर का रिक्वायरमेंट कम करना पड़ेगा। इरिगेशन वाटर का रिक्वायरमेंट कम होगा, और अगर मैं इरिगेशन वाटर सप्लाई करूँगा तो मेरा क्या होगा? कम वाटर ही ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर देगा, तो मेरा क्या आएगी? ड्यूटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सॉइल पे।
तो दोस्तों टाइप ऑफ सॉइल है, अगर मेरा पोरस सॉइल है यानी कि जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है, और तो अपना जो वाटर सप्लाई है इरिगेशन फील्ड में वो तुरंत ही क्या करेगा, फील्ड में चला जाएगा। फील्ड में जाने के बाद में तुरंत पर्कुलेशन हो जाएगा और वो कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा, तो वो उसकी ड्यूटी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि सैंडी सॉइल है, तो इसलिए जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए ये दोस्तों किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। एफिशिएंसी या मेथड ऑफ द कल्टीवेशन, तो दोस्तों इस पे कैसे डिपेंड करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेथड ऑफ द कल्टीवेशन अपन ने कौन सा यूज़ किया है। तो दोस्तों अपन देखते आ रहे थे कि अपन ने जो इरिगेशन के मेथड यूज़ किए थे, फ्लड इरिगेशन है, फ्यूरो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो दोस्तों ड्रिप इरिगेशन है, चेक फ्लडिंग है, फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, इन सभी मेथड का अपन यूज़ कर रहे थे। और अपन ने कौन सा मेथड कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहा है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड में क्या होता है, इरिगेशन वाटर का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपन कौन सा मेथड इरिगेशन के लिए काम में ले रहा है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको, ड्यूटी को। तो ये कुछ फैक्टर्स थे दोस्तों जो अफेक्ट करते थे अपनी ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर को। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों एवरेज वैल्यू ऑफ द ड्यूटी, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए कितना एवरेज वैल्यू होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ द शुगर कैन इज 730 हेक्टेयर क्यूमिक्स, एंड राइस के लिए 775, एंड अदर खरीफ की फसल होती है उनके लिए 1500, एंड रबी की फसल के लिए 1800, एंड पेरेनियल्स के लिए 1100, हॉट फूडर के लिए 2000। तो दोस्तों ये कुछ वैल्यू है जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ भी सकती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को कवर करना था तो कवर कर लिए। एंड उसके बाद आता है दोस्तों इंडियन क्रॉप सीजन। तो दोस्तों इंडियन क्रॉप सीजन में अपन डिस्कस करते हैं कि क्रॉप ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 प्राइमरी क्रॉप्स। तो इंडिया में क्या होता है कि मेनली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, मेनली अपना जो क्रॉप सीजन होता है उसको टू सीजन्स में, 2 क्रॉप्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों। पहला तो होता है रबी एंड दूसरा होता है खरीफ। तो दोस्तों नॉर्थन इंडिया में, जबकि साउथर्न इंडिया में इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, हॉट वेदर और खरीफ सीजन, एंड मानसून सीजन, एंड विंटर और रबी सीजन, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। तो अपन मेनली देखते हैं रबी और खरीफ। तो दोस्तों रबी स्टार्ट 1 अक्टूबर एंड एंड ऑफ द 31 मार्च। तो रबी की जो फसल है वो 1 अक्टूबर के समथिंग अराउंड में अपन शो कर देते हैं, एंड ऑफ द 31 मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों इस फसल के अंदर व्हीट, वेरली, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, ये मेन फसल होती है जिनको रबी की फसल के अंडर रखा जाता है। एंड खरीफ की फसल में स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड ऑफ द 30 सितंबर को ये क्या होती है, हार्वेस्टेड हो जाती है। दोस्तों इसके अंदर राइस होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, मेजई होता है, कॉटन होता है, वो अपन किसके अंदर रखते हैं, खरीफ की फसल के अंदर रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि अगर शुगर कैन की बात करूँ तो शुगर कैन क्या होता है, शुगर कैन इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप एंड एक्सटेंड ओवर द बोथ सीजन। तो दोस्तों अपन कैश क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड में कि कैश क्रॉप है वो कैश क्रॉप के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है, मतलब किसी भी फसल को अपन किस बेसिस पे कैश क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का एनालिसिस किया है जिसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है या फिर एसएससी जेईई वगैरह मेंस में पूछ लेता है। तो दोस्तों इसका अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है दोस्तों खरीफ रबी रेशो या क्रॉप रेशो। तो दोस्तों रेशो ऑफ ये याद रखना दोस्तों, प्रपोज्ड एरिया टू बी इरिगेटेड इन खरीफ सीजन टू रबी सीजन। तो खरीफ रबी रेशो या क्रॉप रेशो क्या होता है दोस्तों, जो भी मेरा प्रपोज्ड एरिया है जो मैं खरीफ की फसल के खरीफ के सीज़न में इरिगेट करूंगा और रबी के सीज़न में इरिगेट करूंगा, इन दोनों का जो रेशो होगा वो मेरे को खरीफ रबी रेशो देगा या क्रॉप रेशो देगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना पलाव इरीगेशन। दोस्तों मैं नॉर्थन इंडिया से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से, तो वहाँ पे इसको पलाव को क्या बोलते हैं, पड़ाव कर दिया गया।
तो पड़ाव क्या होता है दोस्तों? पड़ाव होता है कि अपना किसी भी फसल को बोने से पहले उसमें जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी कम होती है। तो उस फसल को उगने के लिए उस फसल को जिस एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जितना मॉइस्चर कंटेंट का ज़रूरत होता है, उतनी ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है सॉइल के अंदर, उस एक्सटेंट तक ह्यूमिडिटी को लाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्री इरिगेशन टाइप का एक वाटर सप्लाई करते हैं जो पलाव इरिगेशन कहलाता है। In the initial stage of the crop, before sowing, the soil is moistened with water called the plough irrigation। तो दोस्तों सिंपली कह सकते हैं कि फसल को बोने से पहले उसमें मॉइस्चर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, उतनी ह्यूमिडिटी उसमें डालने के लिए, उसमें मॉइस्टेंड करने के लिए अपन एक इरीगेशन करते हैं, वो क्या कहलाता है? अपना पलाव इरीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कोर वाटरिंग। तो दोस्तों कोर वाटरिंग क्या होता है? तो दोस्तों कोर वाटरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि नॉर्थन इंडिया जैसे कि मेरे राजस्थान में कोर वाटरिंग को कोरवाना कहते हैं। तो दोस्तों कोर वाटरिंग क्या होता है कि फर्स्ट वाटरिंग विच इज़ गिवन टू क्रॉप व्हेन क्रॉप इज़ ग्रोइंग आफ्टर सोइंग। जैसे कि मैंने फसल को बो दिया खेतों में, बोने के बाद में जैसे ही वो बड़ी होती है या 5 to 10 सेंटीमीटर के लगभग होती है, तो अपन क्या करते हैं, उसमें पहला पानी देते हैं। जो पहला पानी फसल में दिया जाता है उसको कि दोस्तों क्या कहते हैं? कोर वाटरिंग कहते हैं। It is usually maximum single watering as compared to the other watering। तो दोस्तों कोर वाटरिंग होता है वो सभी वाटरिंग जितनी टाइम भी अपन इरिगेशन करते हैं उसका फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इरिगेशन के, उन सब में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है कोर वाटरिंग में। आगे चलते हैं दोस्तों कोर पीरियड। तो दोस्तों कोर पीरियड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि द पीरियड फॉर विच द कोर वाटरिंग इज डन। जो अपन ने कोर वाटरिंग की है वो कितने पीरियड के लिए की है, वो अपना क्या कहलाता है? कोर पीरियड कहलाता है। कितने टाइम के लिए की है, कितने पीरियड के लिए की है, तो फॉर विच टाइम द कोर वाटरिंग इज डन इज कॉल्ड द कोर पीरियड। आगे चलते हैं दोस्तों कैश क्रॉप। तो दोस्तों कैश क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैश क्रॉप क्या होता है दोस्तों कि कैश क्रॉप है क्रॉप विच हैज़ टू बी इनकेस्ड इन द मार्केट फॉर प्रोसेसिंग। तो दोस्तों कोई भी फसल होती है जो अपने पैदा हुई है, किसान भाइयों की जो पैदा होती है, उसको अपन किसान भाई या अपन यूज़ नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रोसेसिंग। जैसे शुगर कैन है, शुगर कैन से चीनी बनाना है, गुड़ बनाना है, तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? मिल में बेचना पड़ेगा मार्केट में। चाय है, कॉटन है, उनको बेचना पड़ेगा। तो ऐसी फसल जिनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रोसेसिंग, तो वो फसल किस में रखी जाती है? कैश क्रॉप में रखी जाती है, और उनको मार्केट में बेचना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और उसके बाद में अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड इट कैन कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय द, इट कैन नॉट कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स। एग्जाम्पल टी है, कॉटन है एंड शुगर कैन है। तो ये फसल है, इनको अपन किस में रखते हैं? कैश क्रॉप के अंदर रखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्रॉप रोटेशन। तो दोस्तों क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द रोटेशन ऑफ द क्रॉप हेल्प टू प्लांट फॉर एक्सटिंक्ट। देखो सिंपली भाषा में दोस्तों मैं आपको ये किताबी लैंग्वेज ना सुना के आपको एक सिंपली बताता हूँ क्रॉप रोटेशन क्या होता है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप को अपन को बदलते बदलते करना है। जैसे कि इस बार मैंने सरसों कर ली मेरे खेत में, तो अगली बार क्या करूँगा? मैं गेहूँ करूँगा, चना करूँगा, ग्राम्स करूँगा, या कुछ अलग फसल करूँगा। जिससे क्या होगा दोस्तों कि उसमें उस सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन रहे और मेरी फसल की ईल्ड है वो अच्छी मिले, एंड उसमें इंसेक्ट्स जनरेट ना हो, किसी भी प्रकार की उसमें बीमारी नहीं हो, सॉइल की फर्टिलिटी रिमेन रहे। तो इनके लिए अपन क्या करते हैं? क्रॉप को बदल बदल करके क्रॉप करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। The rotation of the crop help to plant for extracting the different element from the soil so fertility remain in balance. If the rotation not done in field, the different type of the insects and pests will get developed. It help in increasing the fertility of soil and yield of crop. तो दोस्तों अगर अपन को रोटेशन करना है क्रॉप का, तो कौन कौन सी फसल है जिनका अपन रोटेशन कर सकते हैं? तो दोस्तों इनमें पहला है कि अगर अपन ने इस बार व्हीट किया है तो अगली बार ज्वार है, ग्राम है, ऐसा रोटेशन रख सकते हैं। राइस रखा है तो उसके बाद ग्राम रख सकते हैं। कॉटन है, व्हीट है, ग्राम है, ऐसा रोटेशन अपन रख सकते हैं। कॉटन है तो ज्वार है, ग्राम है, तो ये रोटेशन पीरियड अपन रख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एक रोटेशन अपना फसल का हुआ। तो दोस्तों ऐसे करके ये क्रॉप रोटेशन होता है।
तो दोस्तों आने वाले टाइम में आगे अपन डिस्कस करेंगे। अपना ये चैनल है सिविल इंजीनियर उमेद, सिविलियन कॉन्सेप्ट एंड इरिगेशन का 5th लेक्चर होगा, जिसमें अपन इरिगेशन एफिशिएंसी से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रह गई थी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कुछ रह गए थे, उनको अपन इसमें इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे कि मेरे वीडियोज है जो लेक्चर है आपको उनका नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। आने वाले लेक्चर में दोस्तों अपन इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। एंड एस्टिमेशन ऑफ द कंजप्टिव यूज़ के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहिए और अपना मोटिवेशन बनाते रहिए। पेपर आउट होते रहते हैं, इनसे घबराइए मत कि हमारी जॉब नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों आप अगर अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करोगे तो खुदा भी आपका साथ देगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इस लिंक को ज़रूर शेयर करना, जिससे कि उनका भी भला होता रहे और आपका भी भला होता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मेरे जो व्यूअर है वो बढ़ रहे हैं एंड सभी का भला हो रहा है, जिससे कि मैं अच्छे से और दुगनी मेहनत से अच्छे वीडियो बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।